तो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या है हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके रेट पे फर्क पड़ता है। जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग खाना खाते हैं, हमें यूजुअली 4-5 घंटे बाद भूख लग जाती है। बट अगर किसी को फीवर हुआ हो तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। राइट, दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिनकी वजह से देखा होगा जिन लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो उन्हें खाना खाने का मन नहीं करता, तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब आप जनरली अगर आप चेक करोगे तो वो हो जाता है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट उतने ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर, अभी हमने जिक्र किया, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को नींबू पानी बनाना था या पानी में चीनी घोलनी थी नींबू पानी के लिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बहुत देर लगने वाली है उसे घोलने में, चटनिंग करनी पड़ेगी। बट अगर चाय बनानी है तो उसमें हम चीनी नहीं घोलते हैं, वो घुल से घुल जाती है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, क्या नेचर है मेरे रिएक्टेंट का। देन वी हैव सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा तो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है। एक्सपोजर टू रेडिएशंस, राइट। रेडिएशंस की वजह से भी हमारी कुछ जो रिएक्शंस हैं वो कभी फास्ट कभी स्लो होती हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस जैसे हैं वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हुई, जैसे फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो वो जो प्रोसेस है वो क्या होगा, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होएगा। अगर लाइट नहीं है तो वो नहीं होएगा। राइट, चलिए एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो मैंने अभी आपको बताया था, रेट ज़्यादा मतलब सॉरी कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट भी ज़्यादा। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is proportional to the concentration of the reacting species taking part in the reaction। ठीक है जी, और रेट क्या होता है अगर हम इसका ग्राफ भी बनाएं। रेट जो होता है वो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी रेट भी जो है वो हमारा क्या होएगा, डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में भी ऐसा ही होएगा, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हुआ, फर्स्ट पहले का रेट कम होएगा और धीरे 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 क्या होगा, रेट बढ़ता हुआ चला जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज मैक्सिमम। इसके ऊपर एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि एट व्हाट टाइम रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कब हुआ, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, मिड ऑफ द रिएक्शन और एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, या ऑलवेज सेम। तो भैया यहाँ पे लिख लीजिए इट इज मैक्सिमम टू स्टार्ट विद and slowly decreases
since the concentration of the reacting species decreases accordingly. And in case of gaseous reactions, in case of gaseous reactions, the increase in pressure increases the reaction rate. ठीक है जी, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द रिएक्शन रेट. तो ये हो गया जी हमारा टेम्परेचर सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सेकेंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर. अब कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो रेट हमारा फास्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the reaction rate. ठीक है जी. जनरली भी अगर हम बात करें तो जनरली मैक्सिमम रिएक्शंस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है. ठीक है जी. यहाँ पे लिख देते हैं देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल. केमिस्ट्री है और एक्सेप्शंस ना हो तो मजा सा नहीं आता ना. एक्सेप्शंस एज वेल. अब होता क्या है, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी स्पीशीज रिएक्टिंग जो स्पीशीज है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जल्दी बनेगा. ठीक है जी. द एनर्जी ऑफ द reacting species, the energy of the reactant species increases with increase in temperature, increases with increase in temperature, and so will the number of collisions right. और ये चीज याद रखिएगा, अबाउट 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, about 10 degree rise in temperature makes reaction rate doubled. जैसे सर्दियों में खाना अगर या दूध रात को बाहर रह जाए तो खराब नहीं होता, बट गर्मियों में अगर वो बाहर रह जाए तो खराब हो जाता है. राइट. तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर. नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है जी. अब कैटलिस्ट क्या करता है, ये कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, एक्चुअल में कहते हैं मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो कंज्यूम अप नहीं होता रिएक्शन में. पार्टिसिपेट तो करते हैं तो वो कंज्यूम अप नहीं होता. वो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो हमारा फास्ट हो जाता है. ठीक है. तो बहुत बहुत सारी रिएक्शंस हैं. कुछ हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, या इनहिबिटर्स बोलते हैं, या हम उन्हें पॉइजन बोलते हैं. ठीक है. जैसे हमने लिंडार कैटलिस्ट में पढ़ा था
कि हमने सल्फर का यूज़ किया था या क्यूनोलिन, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन का यूज़ किया था ताकि हमारी जो रिडक्शन रिएक्शन है उसे हम स्टॉप कर सकें। तो यूजली प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। द रिएक्शन रेट कैन बी एनहांस्ड by certain foreign substances called catalysts. These are actually not consumed in the reaction and also do not undergo any change in chemical characteristics. In chemical characteristics. ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं there are negative catalysts or inhibitors they result in decreasing the reaction rate instead of increasing it. ठीक है जी। There are negative catalysts or inhibitors. They result in decrease in reaction rate instead of increasing it. तो थर्ड हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फोर्थ की हम बात करें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो कुछ रिएक्टेंट जो होते हैं भैया फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो हमारे स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ reacting species may also influence the reaction rate राइट। जैसे कि हम क्या करेंगे, दो रिएक्टेंट लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। हमने लिया नाइट्रिक ऑक्साइड और इसका मैंने किया ऑक्सीडेशन, ये भी गैसियस स्टेट में था, ये भी गैसियस स्टेट में था, और ये रिएक्शन क्या होगा हमारा, फास्ट होएगा और ये क्या बना देगा हमारा 2NO2 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये प्रोसेस क्या होएगा हमारा स्लो होएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 गैसेस में। ठीक है जी। तो इसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया।
राइट। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, रिएक्शन रेट फास्ट होएगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया provides more opportunity for the reactants to come in contact or collide, resulting in increased reaction rate। राइट, क्लियर हो गया जी। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, हमने वहाँ पे क्या किया, एक रिएक्टेंट था मेरा, मतलब कंबाइंड फॉर्म में रखा और एक मैंने पाउडर्ड फॉर्म में रखा। तो जो पाउडर्ड फॉर्म था उसमें रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज उसका सरफेस एरिया जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोजर टू रेडिएशंस। अब एक्सपोजर टू रेडिएशन ऑब्वियसली फास्ट होएगा। कुछ रेडिएशन, कुछ रिएक्शन जो है हमारी यूवी की प्रेजेंस में होंगी, है ना, अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। Photochemical reactions are carried out. Photochemical reactions are carried out in the presence of sunlight. In the presence of sunlight। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है हमारा, क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, वो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ एच न्यू, और ये हो जाएगा 2HCl। CH4 दिस इज इन द गैसियस स्टेट प्लस क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट, और ये भी रिएक्शन हमारा किसमें हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये बना देगा CH3Cl प्लस HCl। सो दिस इज द रिएक्शन। क्लियर हो गया। These are the few factors। नेक्स्ट हम करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, है ना। हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी अभी, पहले हमने बस ये बताया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, कम रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक। तो जी इसके लिए ना हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऐड कर रहा हूँ यहाँ। तो जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, कंसंट्रेशन की बात किया और टाइम की बात किया। विद कंसंट्रेशन मतलब विद टाइम हमारे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारी इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी। और रेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हमने किससे समझाया, लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, law of mass action at a given temperature the rate of a chemical reaction
the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentrations of the reacting species raised to the power their stoichiometric coefficients raised to power their stoichiometric coefficient. ठीक है जी. तो अगर मैं जनरल केस की बात करता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन वैसे हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता लग रहा है. मैंने एक जनरल सा रिएक्शन लिया, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट्स. तो इसका जो रेट आएगा, रिएक्शन रेट, that will be directly proportional to a raised to power a into b raised to power b into c raised to power c. Fine. और which is equal to k equal proportionality constant हो गया, which is equal to a raised to power a, b raised to power b and c raised to power c. So ये आ गया हमारा, राइट. k को हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. चलिए लिख लीजिए, फिर उससे आगे हम चलते हैं इसे. Now k is रेट कांस्टेंट. मैक्सिमम हम रेट कांस्टेंट ही वहाँ पे बात करेंगे जब भी आएगा के रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे. और इसका नाम क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट. और क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ठीक है जी. अगर हम यहाँ पे जो रिएक्टेंट थे उसकी कंसंट्रेशन अगर हम 1 रख देते हैं सभी रिएक्टेंट्स की, तो हमारा रेट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर. और इस तरीके से हम इस रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. If concentration of each reactant is taken as unity, if the concentration of each reactant is taken as unity, so rate is equal to K, and the rate constant may be defined as the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is unity, or
1 मोल पर लीटर, राइट। तो हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। किसके बराबर होगा रेट कांस्टेंट? रेट ऑफ रिएक्शन के व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, राइट। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। Characteristics of rate constant. फर्स्ट है हमारा the rate of any reaction, the rate of any reaction depends upon the value of the rate constant and increases as the rate constant increases, right? Rate of any reaction depends upon the value of the rate constant. और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है ना? रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाओगे, सॉरी रेट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट वी हैव एवरी रिएक्शन। अब कांस्टेंट है तो हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी। एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ the rate constant at a particular temperature. At a particular temperature. For the same reaction, the value of rate constant the value of the rate constant changes with change in temperature. Changes with change in temperature. ठीक है जी। 10 डिग्री में कुछ और रेट कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू वेरी कर जाएगी अगर हम उसे 20, 30, 50 डिग्री पे कहीं पे भी लेंगे। The value of rate constant is quite independent of the concentration of the reacting species, pressure, and also volume. And fifth, the units of rate constant depend upon the
depend upon the nature of the reaction and upon the order of the reaction, राइट। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे रेट कांस्टेंट, मतलब हम रेट कांस्टेंट बताएंगे, उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देंगे। ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ वैल्यूज रेट कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेट कांस्टेंट की। अब हम यहाँ पे एक नोट बनाएंगे। चलिए, जिसका रह गया वो बाद में लिख लीजिएगा। अभी एक नोट बना लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, in a reversible reaction, both the forward and backward reactions have different values of the rate constant denoted as Kf for forward reaction and Kb for backward reaction. राइट। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो जी यहाँ पे रिएक्शन रेट की बात की। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कब इक्वल होता है, जब कंसंट्रेशन हम किसी भी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी यूनिटी पुट कर दें, वन वैल्यू पुट कर दें। इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट टाइम। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है मोलर कंसंट्रेशन का, अभी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था। ठीक है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा टेम्परेचर के ऊपर। इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल्स पर लीटर पर टाइम। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके यूनिट्स की। ठीक है जी। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। निकालेंगे हम बाद में, ठीक है, बस आने वाला ही है। तो चलिए जी, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, क्या था वो, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट वो जो रेट लॉ था, जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, वो थ्योरेटिकल था, है ना, और वो किन के लिए चलता था, जो रिएक्शंस हमारी सिंगल स्टेप में
हो रही थी, है ना। अब जो रेट लॉ है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उसके बाद हम रेट लॉ निकालते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो चलिए लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में भी लिख लेते हैं। द लॉ ऑफ मास एक्शन is only theoretical, is only theoretical, and it regards the chemical reaction, it regards the chemical reaction proceedings proceeding in a single step represented by a stoichiometric equation राइट। क्लियर हो गया। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 2NO2, ये गैशियस स्टेट में था, F2 मेरा गैशियस स्टेट में था, और ये हमें दे रहा है 2NO2F गैशियस स्टेट। ठीक है जी। तो रिएक्शन रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कितना आ जाएगा जी? रेट विल बी इक्वल टू K NO2 raised to power 2 and F2 raised to power 1। ठीक है जी। बट अगर हम इसके एक्सपेरिमेंटली करें, रिएक्शन रेट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली तो क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू K इंटू NO2 इंटू F2, राइट। तो ये आ गया हमारा रिएक्शन रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब रेट लॉ को हम डिटरमाइन कर देते हैं। द एक्सप्रेशन which describes the which describes the reaction rate in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of the reactant as determined experimentally, as determined experimentally is called rate law। राइट, एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नोट बनाते हैं।
तो रेट लॉ क्या है हमारा, किसके ऊपर है? द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो जो पावर है वो जरूरी नहीं है स्टोकियोमेट्रिक, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, दैट्स इट। और उसे हम कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कैसे निकलेगा। द कोफिशिएंट्स ऑफ द reacting species involved in the expression according to the law of mass action are called stoichiometric coefficient while those involved in while those involved in the expression according to the law of according to the rate law are known as actual coefficient, are known as actual coefficient। ठीक है जी, जो एक्चुअल है और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे मे बी सेम और डिफरेंट। वो हमारे सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारा CBSE PMT 2006 में आया था। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन, यूजुअली मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फॉर द रिएक्शन A plus B gives products rate law expression for rate law expression for rate equal to K A B raised to power 2 या B square if the volume of the vessel if the volume of the vessel is reduced to 1/3 of its original volume, then what will be the effect on the rate of the reaction। ठीक है जी, अगर हमने क्या किया, कोई रिएक्शन A plus B प्रोडक्ट दे रहा था
उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हमने वॉल्यूम जो था वो डिक्रीज कर दिया 1/3 से, तो उसके रेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। नाउ देखो, रेट क्या आएगा इसका भैया, रेट इज इक्वल टू के ए बी रेज टू पावर 2, ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, है ना। अगर मैं इसका वॉल्यूम 1 डिक्रीज कर रहा हूं तो कंसेंट्रेशन देखो, यहाँ पे मोलारिटी की बात करते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना। अगर मैं उसका वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा तो कंसेंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको 1/3 किया तो यार 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। इसे 1/3 किया तो 1/3 करोगे तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम टू 1/3 of its original volume, the concentration of the reactant will become 3 times. Rate is equal to, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ए का कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दो, बी का कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दो, और उसकी पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू 3 9 27, 27 के ए एंड बी स्क्वायर। तो जो न्यू रेट आया वो क्या हो गया, 27 टाइम्स। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं द रिएक्शन रेट विल बिकम 27 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल रेट। ऑफ इट्स इनिशियल रेट। ठीक है, चलिए अभी अपन एक नोट बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं नोट, ताकि वो क्वेश्चन के नीचे कहीं गायब ही ना रह जाए। द स्लो स्टेप is significant and it is the rate determining step. The fast steps do not contribute to the reaction rate, do not contribute to the reaction rate, and the number of such steps also does not matter. तो कितने स्टेप्स में हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है, बस स्लोएस्ट स्टेप से मतलब है, और वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा। ठीक है जी।